Good morning. This is Dr. Hansa Nas, Assistant Professor, Department of History, Nirmala College, Ranchi University, Ranchi. ये मेरे लेक्चर सीरीज़ का पार्ट 2 है जो मैंने 17th सेंचुरी क्राइसिस इन यूरोप पर किया है। इस लेक्चर सीरीज़ का पहला भाग में हम लोगों ने 17वीं शताब्दी के संकट के एक पहलू को समझने की कोशिश की थी, जो था आर्थिक पहलू, यानी किस तरह से हम लोग 17वीं शताब्दी के संकट को एक आर्थिक संकट के रूप में देखते हैं। लेक्चर सीरीज़ का ये जो दूसरा पार्ट है, इसमें हम लोग 17वीं शताब्दी के संकट के 3 अलग अलग पहलुओं को पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहला पहलू होगा कि क्या 17th सेंचुरी का क्राइसिस एक पॉलिटिकल अपहीवल था, एक राजनीतिक संकट था, या फिर जो मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन है उसको देखेंगे। और जो चौथा थियोरी है वो बेसिकली ये है कि सिर्फ इकोनॉमिक और अपहीवल नहीं, बल्कि समाज के लोगों के अलग अलग पहलुओं को भी इस संकट ने टच किया था। तो हम शुरू करते हैं। हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन में जो दूसरा आपका एक्सप्लेनेशन है वो है अ जनरल पॉलिटिकल क्राइसिस। अ जनरल पॉलिटिकल क्राइसिस, तो इसमें हम देखेंगे कि क्रिस्टोफर हिल के अनुसार 17वीं शताब्दी में पूरे पश्चिम और मध्य यूरोप में एक आर्थिक और राजनीतिक संकट था। 17वीं शताब्दी का संकट काफ़ी लंबी अवधि का था, ये आप जानते हैं। इस संकट की प्रतिक्रियाएं अलग अलग देशों में अलग अलग थीं और भिन्न भिन्न परिस्थितियों से प्रभावित थीं। उसने हर देश को असमान रूप से प्रभावित किया। अब जो नॉन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हैं, जैसे ट्रेवर रोपर हैं, उन्होंने 17वीं शताब्दी के मध्य के राजनीतिक अपहीवल्स को एक युग से दूसरे युग के बीच में एक वाटरशेड के रूप में देखा है। परिवर्तन कैसे आया, फिर आप देखेंगे कि ट्रेवर रोपर ने 17वीं शताब्दी के संकट को मात्र एक संवैधानिक संकट या आर्थिक उत्पादन के संकट के रूप में नहीं देखा है, बल्कि उनके अनुसार यह संकट समाज और राज्य के संबंधों के मध्य था। तो जो पॉलिटिकल अपहीवल वाला थियोरी है वो बेसिकली आपका ट्रेवर रोपर ने ही दिया है, और ट्रेवर रोपर बोलते हैं कि कोई भी क्राइसिस ऑफ प्रोडक्शन नहीं था 17वीं शताब्दी के संकट में, बल्कि जो प्रॉब्लम था, जो संकट था, वो समाज और राज्य के संबंधों के बीच जो क्राइसिस था उसकी वजह से पैदा हुआ था। तो 17वीं शताब्दी में राज्य की आवश्यकता से कहीं अधिक आधिकारिक पदों की संरचना की गई थी। यह नौकरशाही धीरे धीरे पार जैविक होती जा रही थी और उसे बढ़ाए रखने के लिए या उसे बनाए रखने के लिए राजस्व को भी बढ़ाया जा रहा था। इसलिए ट्रेवर रोपर के अनुसार रेनेसां काल का राजतंत्र तब तक विस्तार करते रहा जब तक उनकी फिजूल खर्ची, नौकरशाही, युद्ध और सरकार की अक्षमता समाज के लिए असहनीय नहीं हो गई। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा राजतंत्रिक एक सिस्टम डेवलप कर रहा है। आपका नौकरशाही है जो फिजूल खर्ची कर रहा है। तो जब ये सारी चीज़ें एकदम अंतिम लेवल तक पहुंच गई तो उसके बाद फिर ये संकट पैदा हुआ। 1620 के बाद के अवसाद के साथ साथ यूरोपीय शासकों के शाही दरबारों के खिलाफ प्रतिक्रिया देखने को मिली। ट्रेवर रोपर ने इन सभी विद्रोहों को एक ही संकट से जोड़ा जो राजशाही और देश के बीच के तनाव से पैदा हुई थी, पर इसका समाधान अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से किया गया। अब J.H. एलियट और वाइसेंस वाइव्स हैं, इन लोगों ने युद्ध की बाध्यता पर बल दिया। वाइसेंस वाइव्स ने आधुनिक राज्य को युद्ध करने वाली मशीन कहा, जिसकी स्थापना सैन्य तत्परता और आक्रमण के उद्देश्य से की गई। तो वाइव्स के अनुसार 16वीं शताब्दी का रेनेसां राज्य जो था वो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध और आंतरिक विद्रोह का नतीजा थी, जिसका सबसे प्रमुख अंग उसकी सेना थी। तो इन इतिहासकारों के अनुसार 1660 के दशक में स्वीडन, डेनमार्क,
आयरलैंड, पोर्चुगल, मेक्सिको, सेंट्रल यूरोप और फ्रांस में होने वाले युद्ध और थोपे गए राजस्व ही 17वीं शताब्दी की आर्थिक कठिनाइयों और सामाजिक संघर्ष का कारण थे। तो ये आपका हो गया पॉलिटिकल अपहीवल का अंडरस्टैंडिंग कि किस प्रकार से जिस तरह के राजनीतिक उथल पुथल हो रहा था यूरोपियन समाज में, उसकी वजह से 17वीं शताब्दी का संकट पैदा हुआ। और बेसिकली संकट कोई प्रोडक्शन से रिलेटेड संकट नहीं था, बल्कि वो संकट था समाज और स्टेट के बीच का जो टेंशन था या उनके बीच का जो अंतर विरोध था उससे पैदा हुआ था। तो अब हम लोग तीसरा थ्योरी देखते हैं जो कि है मार्क्सवादी अप्रोच। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है कि 17वीं शताब्दी का जो संकट था वो बेसिकली पूंजीवाद के विकास में संकट था। इट वाज अ क्राइसिस इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। अब जैसे इकोनॉमिक थियोरी जो है उसमें कहा जा रहा है कि डेमोग्राफिक डिक्लाइन हुआ है, जनसंख्या कम हुई है और उस वजह से कृषि का विस्तार नहीं हो रहा है और उद्योग का, ट्रेड कॉमर्स विस्तार नहीं हो रहा है। जिस तरह से पॉलिटिकल अपहीवल को लेके कहा गया कि समाज और राज्य के बीच में टेंशन है, उसी तरह से ये जो तीसरा आपका इंटरप्रिटेशन है मार्क्सवादी दृष्टिकोण, वो कहता है कि 17वीं शताब्दी का संकट जो है वो पूंजीवाद के विकास में संकट से जुड़ा हुआ है। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण एरिक हॉब्सबॉम द्वारा प्रतिपादित किया गया, जो मुख्य रूप से आर्थिक स्पष्टीकरण पर आधारित है। हॉब्सबॉम के लिए यह संकट उत्पादन से जुड़ा हुआ है। सामंतवादी समाज में धन अभिजात वर्ग के हाथों में केंद्रित था, जो उसका प्रयोग मात्र उपभोग के लिए करते थे, निवेश के लिए नहीं। इसलिए इस संकट का विरोध समाज के बुर्जुआ वर्ग ने शुरू किया, जो अभिजात वर्ग के अपव्यय और सामंतवादी समाज के प्रतिबंधों की वजह से आर्थिक गतिविधियों में बाधाओं का सामना कर रहे थे। उत्पादन से जुड़ा यह संकट पूरे यूरोप में आम था, पर सिर्फ इंग्लैंड में पूंजीवादी विजयी हो सका। इंग्लैंड में पुरानी सामंतवादी संरचना धराशायी हुई और एक नए प्रकार की आर्थिक व्यवस्था की स्थापना भी हुई। अब आप देखिए कि 16वीं शताब्दी कि जो आर्थिक तेज़ी थी उसका अंत हुआ और 17वीं शताब्दी में गतिहीनता और मंदी जो है वो देखने को मिली। तो 16वीं शताब्दी में जिस तरह का इकोनॉमिक बूम हो रहा था वो 17वीं शताब्दी में ख़त्म हुआ और यह इस बात का संकेत थी कि संकट की स्थिति पुरानी औपनिवेशिक व्यवस्था में भी थी और आंतरिक उत्पादन के क्षेत्र में भी। धन की वृद्धि काफ़ी तेज़ी से हुई थी, पर उसे कुलीन वर्ग के द्वारा निरर्थक कार्यों में लगा दिया गया था। इस संकट से पूंजी का संचय एक नए तरीके से हुआ, जिसने औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। इसका आशय यह था कि 17वीं शताब्दी के संकट की वजह से 1700 में एक नई आर्थिक व्यवस्था का उद्भव हुआ। इस प्रकार 17वीं शताब्दी के संकट ने इन कठिनाइयों का अंत किया जो पूंजीवाद के रास्ते में खड़े थे। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण से यह सामंतवाद से पूंजीवाद में परिवर्तन का अंतिम मुख्य मार्ग था और इस प्रकार 17वीं शताब्दी का जो संकट था उसने 18वीं शताब्दी के बदलावों और विकास का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये आपका तीसरा व्यू था मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन, जो उसको मोड ऑफ प्रोडक्शन से रिलेट करके देख रहे हैं और कैसे फ्यूडलिज्म के अंत की बात कर रहे हैं। और इस तरह से नॉन मार्क्सिस्ट अप्रोच से बिल्कुल अलग अप्रोच इस मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन का है, जो कि बेसिकली एरिक हॉब्सबॉम ने दिया था। अब जो लास्ट हमारा थियोरी है या लास्ट अप्रोच है 17th सेंचुरी को समझने का, वो चौथा अप्रोच है कि 17th सेंचुरी क्राइसिस वॉज अ क्राइसिस कंप्राइजिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ।
17वीं शताब्दी का संकट एक ऐसा संकट था जिसने मानव जीवन के हर पक्ष या हर पहलू को प्रभावित किया। तो इसमें रोलैंड मूजनियर, इनका कहना है कि 17वीं शताब्दी के एनालिसिस को मात्र राजनीतिक अपहीवल के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह संकट आध्यात्मिक, धार्मिक और नैतिक भी था। रोज़ारियो विलेरी ने भी ट्रेवर रोपर के पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन का विरोध किया है और वे इस संकट के पीछे एक आध्यात्मिक कारण को सिचुएट करते हैं। तो ये जो चौथा एस्पेक्ट अप्रोच है जो कहता है कि 17वीं शताब्दी का संकट दरअसल ह्यूमन लाइफ के हर एस्पेक्ट को उसने प्रभावित किया, वो एक तरह से निगेट करता है किसी भी तरह के आर्थिक या राजनीतिक इंटरप्रिटेशन को। और इनका मानना है कि इस संकट का प्रभाव या इस संकट का जुड़ाव जो है वो समाज में आध्यात्मिक, धार्मिक और नैतिक आयामों या पहलुओं के साथ भी जुड़ा हुआ था। तो रोज़ारियो विलेरी तो बता चुकी हूँ मैं, ठीक है। तो उसके बाद तो ये आपका जो चौथा अप्रोच था वो ख़त्म हुआ। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द 2-part लेक्चर सीरीज़। आई होप आई हैव बीन क्लियर थ्रू द लेक्चर्स। और प्लीज़ गिव अ फीडबैक और प्लीज़ टेल मी हाउ यू लाइक्ड इट। थैंक यू।